हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माँ वंदना केमिस्ट्री क्लासेस। सो क्लास 12th के लिए जो हमने लास्ट वीडियो देखी थी उसके अंदर हमने देखे थे डी ब्लॉक एलिमेंट्स या फिर जिन्हें कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है भाई, उसके अंदर हमने ये स्टडी किया था कि किस तरीके से आयनाइजेशन एंथैल्पी इनकी चेंज होती है, एटॉमिक साइज जो है उन एलिमेंट्स का किस तरीके से बदलता रहता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड अप टू डाउन। ठीक है, आज जो हम बात करने वाले हैं वो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज़ ऑक्सीडेशन स्टेट। सबसे पहले ये जो वीडियो है हमारी किसके लिए है? क्लास 12th के लिए है। एक चीज़ और आपसे कहना चाहूँगी, क्लास 12th के स्टूडेंट्स का मेरे पास में बहुत कमेंट्स आते हैं कि मैम प्लीज़ जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट करवा दीजिए, प्लीज़ जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट करवा दीजिए। बिल्कुल आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन आप वीडियोस देख लेते हैं, आप वीडियोस को लाइक नहीं करते हैं, ना ही आप वीडियोस को शेयर कर रहे हैं। ठीक है, उससे आप लोगों को, चलिए ये तो है कि हाँ मैं वीडियोज़ तो ऑब्वियसली अपलोड करूँगी, लेकिन ये होगा कि आपको वीडियोज़ उस अकॉर्डिंग नहीं मिल पाएंगी। फिर क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतनी ही ज़्यादा वीडियोस की क्या होगी कि हाँ हमारा सिलेबस जितना ज़्यादा कंप्लीट करवाइए, उस अकॉर्डिंग फिर मैं वीडियोस को रेगुलर अपलोड करती रहूँगी। ठीक है, तो जितना हो सके आप प्लीज़ वीडियोस को शेयर करिए और जितना हो सके लाइक करिए। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है भाई? ऑक्सीडेशन स्टेट को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, उसमें ऐसे इलेक्ट्रॉन जो उसके लिए हेल्पफुल नहीं हो, या फिर यूँ कहें कि ऐसे इलेक्ट्रॉन जिन्हें वो इजीली निकाल सकता हो, वो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं स्कैंडियम की। ठीक है, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई? 21। स्कैंडियम जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है 21। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d1। हो गई भाई 6 4 10, 6 4 10 20 और 21। अब देखिए इसके अंदर होता क्या है, जब हम बात करेंगे किसके? ऑक्सीडेशन स्टेट की। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है। बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कोई भी एलिमेंट के लिए ये डिपेंड करता है कि वो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, कोई भी ऑर्बिट के अंदर उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हाफ फिल्ड है या फुल फिल्ड है। ठीक है, वो चीज़ उस पर बहुत डिपेंड करती है। अब देखिए स्कैंडियम जो है, स्कैंडियम के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो की जाती है और वो क्या है? वो है +3। अब स्कैंडियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करता है? सिर्फ क्यों? क्योंकि इसके अंदर लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, कौन से वाले? 4s2 और 3d1 वाले जो हैं, ये आसानी से निकाल सकता है। क्यों निकाल सकता है? क्योंकि इसके बाद में बच जाएगा 3p6 और p6 जो है वो एक तरीके से स्टेबल स्टेट होगी, क्योंकि p ऑर्बिटल के अंदर 6 के 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, यानी फुल फिल्ड ऑर्बिटल है ये एक तरीके से। समझ आई ये चीज़? इसलिए ये अपने तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन, 2 ये वाले और 1 ये वाले, इजीली रिमूव कर देगा और रिमूव करने के बाद में क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। ठीक है भाई, इस तरीके से बहुत से एलिमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। जल्दी से जहाँ पे भी आप नोट्स बना रहे हैं वहाँ पे इस टेबल को बना लीजिए। मैं आपको ये टेबल बनवा देती हूँ और जो भी मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रही हूँ वो मैं आपको बताऊँगी कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही क्यों शो कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड देन जिंक। अब आ जाइए बात करते हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट। हमने बात की स्कैंडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। ठीक है, जो इनकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वही लिखूंगी मैं इसके अंदर। ठीक है, स्कैंडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो स्टेबल है वो है +3। टाइटेनियम की जो है वो है भाई +4, वो है +4। ठीक है, अब बात करते हैं कि टाइटेनियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 कैसे स्टेबल है। चलिए यहाँ पे बात करते हैं। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा? इट्स 21, इसका है 21, इनका है 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और ये 30। ठीक है, इसका था 4s2, 3d1, इसलिए इसने रिमूव कर दिया। अब इसका है 4s2, 3d2, 3d2 और इनसे पहले क्या था? यहाँ पे एक मिनट इसको इस तरीके से लिख देती हूँ, 3p6, 4s2,
3d1। ये 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में 3p6 बचेगा, स्टेबल हो जाएगा, इसलिए इसकी 3 हो गई। अब यहाँ पे क्या है 3p6, ये क्या करेगा यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा, 4 रिमूव हो जाएंगे तब 3p6 हो जाएगा, इसलिए इसकी +4 है। अब बात करते हैं हम वेनेडियम की। वेनेडियम जो है वो शो करता है +5। नॉर्मल सी बात है, ये +5 क्यों शो करेगा भाई? क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 3p6 4s2 3d3। अब यहाँ पे क्या है, ये 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 और 2 5 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, इसलिए 5 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, 3p6 बच जाएगा। अब बात करते हैं हम क्रोमियम की। क्रोमियम की क्या होगी भाई +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, 3p6 4s2 3d4। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, 6 इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिए, 3p के पास में बच गए कितने 6 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसने 6 इलेक्ट्रॉन निकाले। अब बात करते हैं मैंगनीज़ की। मैंगनीज़ की भाई 2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो स्टेबल होती हैं। पहली तो है +2 और दूसरी है +7। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है? मैंगनीज़ का एटॉमिक नंबर देखिए 25, तो 3p6 तो होगी, 4s2 3d5। ठीक है, अब होता क्या है, मैंने आपको पहले भी जब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में हमने पढ़ा था तो कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आते जाते हैं डी के अंदर, ठीक है, ऐड होते जाते हैं डी के अंदर, लेकिन जब भी निकालने की बात होती है तो वो सबसे पहले निकलते हैं किस में से 4s में से निकलते हैं। ठीक है, तो इसने क्या किया, पहले अपने 4s के 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए, ये हो गए +2, इसलिए इसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल हो गई। उसके बाद में इसने क्या किया, जब बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी दी गई, बहुत ज़्यादा इसको हाई एनर्जी दी गई, तब इसने क्या किया, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स यानी ये दोनों और ये 5 और ये 2 दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, क्या हो गया 5 + 2 7, यानी इस वजह से इसकी 7 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो गई स्टेबल। अब बात करते हैं नेक्स्ट है हमारे पास में आयरन। आयरन की जो है 2 तरीके की ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती हैं। पहली तो आपको पता है +2 और दूसरी होती है +3। ठीक है, +2 और +3 किस तरीके से है भाई, चलिए ये हो गया 3p6 4s2 और 3d6। ठीक है, 3p6 4s2 और 3d6। अब देखिए सबसे पहले क्या करेगा, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, पहली चांस तो क्या है, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा यहाँ वाले, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। फिर क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगा इसमें से और 2 इलेक्ट्रॉन हो गई ये 2 + 1 3, इसलिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इसके अंदर क्या हो गई, स्टेबल हो गई। ठीक है भाई, अब बात करते हैं कोबाल्ट की। कोबाल्ट के अंदर जो है सिर्फ 1 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है और वो है +2 की। ठीक है भाई, कौन सी है +2, क्यों है +2, देखिए 3p6 4s2 और 3d7। अब जैसे जैसे इसके अंदर इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा भरते जाएंगे, यानी 7 8 9, वैसे वैसे क्या है, डी ऑर्बिटल्स 10 इलेक्ट्रॉन्स की तरफ जाता जाएगा, और 10 इलेक्ट्रॉन यानी कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल यानी मोर स्टेबिलिटी। इस वजह से डी इलेक्ट्रॉन अपने इलेक्ट्रॉन्स बहुत मुश्किल से देगा। ठीक है, इस वजह से ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन जब ये निकल जाएंगे तो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट अपनी शो कर देगा। अब बात करते हैं हम भाई निकल की। निकल भी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, ऑब्वियसली +2। क्यों, क्योंकि इसके अंदर तो इस बार क्या हो जाएगा 3p6 4s2 3d8 आ गए हैं इसके अंदर। अब बात करते हैं कॉपर की। कॉपर की देखिए 3p6 4s2 और 3d9। ठीक है, जो कि हमने किस तरीके से लिखी थी 3d10 4s1। अब देखिए कॉपर के अंदर जो ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है वो होती हैं 2 तरीके की। ठीक है, कौन सी वाली, एक तो होती है सबसे ज़्यादा जो स्टेबल होती है वो होती है +1। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है वो होती है +1। +2 जो होती है वो थोड़ी कम स्टेबल होती है। ठीक है, +1 क्यों स्टेबल होती है, ये अपना यहाँ वाला ये 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, जिस वजह से इसमें 3d10 बचते हैं और यहाँ पे 3p6 बचती है, सबसे स्टेबल हो गई ये चीज़। क्यों, क्योंकि 3p जो है वो भी फुलफिल्ड और 3d जो है वो भी फुलफिल्ड, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन 1 वाली जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो स्टेबल होती है। साथ ही साथ में इसमें +2 कौन सी स्टेबल होगी, ये 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालेगा और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव कर देगा, जिस वजह से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +2। अब बात करते हैं जिंक की, जो कि है लास्ट वाला, और जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे आप लोग बताएंगे कि क्या होगी। 3p6
4s2 और 3d10। अब मुझे आप लोग बताइए कि क्या होगी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबल कौन सी होगी? ऑब्वियसली इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट एक ही स्टेबल होगी और वो है +2। क्यों होगी? क्योंकि ये अपना 4s2 वाला जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इनको रिमूव कर देगा, उसके बाद में बन जाएगी 3p6 और 3d10 हो जाएगी। और 3p6 और 3d10 दोनों ही दोनों फुलफिल्ड है, इसे दोनों ही दोनों स्टेबल हो जाएंगे। समझ आ गई भाई? ये पूरी जो टेबल मैंने बनाई है, ये बनाई है सिर्फ और सिर्फ स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट की, वरना मैंगनीज जो है वो +2 से लेके और +3, +4, +5, +6 ये सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, लेकिन इसके अंदर स्टेबिलिटी सिर्फ इन्हीं 2 के अंदर होती है। ठीक है, इसी तरीके से जो मैंने यहाँ पे लिखी है इन सब के अंदर स्टेबिलिटी होती है, बाकी जितने भी हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट हैं वो लेस स्टेबल होती हैं। चलिए भाई, अब बात करते हैं हम आगे कुछ एलिमेंट्स की जो M+2 और M+3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं। यानी कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि हम बात कर लेते हैं ये आयरन। ठीक है, Fe+2 Fe+3 दो तरीके से प्रेजेंट होता है आयरन, Fe+2 फॉर्म के अंदर भी होता है, Fe+3 फॉर्म के अंदर भी होता है। इसलिए कहा जाता है कि बहुत से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी स्टेबिलिटी जो होती है वो M+2 में भी होती है और M+3 में भी होती है, बिल्कुल होती है, ये वाली कंडीशन प्रेजेंट होती है। डिपेंड करता है कि उस टाइम के अंदर इस आयरन की जो कह सकते हैं कि पावर है वो कौन से इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने की है, या फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करके वो स्टेबल हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बात करते हैं Fe+2 के लिए। ठीक है, अगर हम यहाँ से मान लीजिए Fe+2 ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिए, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में 3p6 और 3d6, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो 3p6 बच गई यहाँ पे और 3d6 बच गई। लेकिन अगर ये इसमें से भी एक और इलेक्ट्रॉन निकाल देता है तो क्या बचता है? 3d5 बचती है और 3d5, d5 यानी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, तो क्या हो गया दोनों की, ये तो क्या हो गई हाफ फिल्ड हो गई, ये फुल फिल्ड हो गई, तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। इसीलिए क्या होता है, डिपेंड करता है कि कौन सा एलिमेंट जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है और अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन कर सकता है। ठीक है भाई, ये हो गई यहाँ पे बात ट्रेंड्स की +2 या फिर +3 के अंदर स्टेबल होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को हिंदी में कहा जाता है चुंबकीय गुण। ठीक है, हर एक जो कह सकते हैं एलिमेंट होता है उसके इलेक्ट्रॉन्स की वजह से उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं भाई? जब भी किसी भी एलिमेंट को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, यानी कि 2 मैग्नेट हैं नॉर्थ और साउथ के, या फिर यूँ कहें 2 मैग्नेट प्लेस किए गए हैं नॉर्थ और साउथ पोल्स वाले, उन दोनों के बीच में कोई भी एलिमेंट को अगर रख दिया जाता है तो उसमें जो उसके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर क्या आ जाती है भाई? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं और वो क्या करने लग जाते हैं? मूवमेंट शो करने लग जाते हैं। ठीक है, अब उस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के थ्रू हमें ये समझना होगा कि हर एक एलिमेंट के अंदर कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, या फिर उन अनपेड इलेक्ट्रॉन से हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ बता सकते हैं। कंफ्यूज मत होइए, आ जाइए पहले टॉपिक पे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये मैंने लिया है कोई भी एक मेटल। ठीक है, मैंने लिया है कोई भी एक मेटल, ये यहाँ पे हमारा मेटल है, इसको मैंने रख दिया है एक मैग्नेट के बीच में। ये यहाँ पे मैग्नेट है, ठीक है, ये है इसका नॉर्थ पोल और ये है इसका साउथ पोल। ठीक है, जैसे ही ये मैग्नेट जो है अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करनी शुरू करेगा, यहाँ पे इस तरीके से इसमें क्या होगी भाई? मैग्नेटिज्म होगा, फिर यूँ कहीं मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर प्रोड्यूस होनी शुरू होगी। इस मेटल के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, इस मैग्नेटिक फील्ड से क्या होने लग जाएंगे? इंड्यूस होने लग जाएंगे। ठीक है, अब होता क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जब भी इलेक्ट्रॉन के अंदर बनती है तो वो 2 तरीके से बन सकती है। पहली तो होती है स्पिन ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट और दूसरा होता है स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट और दूसरा होता है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट या ऑर्बिट मैग्नेटिक मूवमेंट। चलिए मैं आपको बता देती हूँ, 2 तरीके से मैग्नेटिज्म इसमें आ सकता है। पहला तो होता है स्पिन की वजह से, दूसरा होता है ऑर्बिटल या फिर यूँ कहें कि ऑर्बिट मैग्नेटिक मूवमेंट। यानी 2 तरीके की इसके अंदर मैग्नेटिज्म पाए जाते हैं। पहला कौन सा है भाई? स्पिन एंगुलर मोमेंटम और दूसरा होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अब होता क्या है, एक मिनट में यहाँ एंगुलर मोमेंटम और लिख देती हूँ, एंगुलर मोमेंटम।
अब देखिए होता क्या है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। ये मान लीजिए कि ये मेरे पास में एक, मैं कह सकती हूँ कि इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, या फिर यूँ कहें कि ये हमारे पास में एक कह सकते हैं मेटल है, ठीक है। ये हमने मेटल ले लिया है। अब मेटल होता क्या है, मेटल के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन है वो दो तरीके से क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, जिस वजह से मैग्नेटिज्म आती है। पहला कौन सा करते हैं, स्पिन, ठीक है। स्पिन क्या है कि वो जो उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ठीक है, कोई भी एलिमेंट है उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो जैसे ही इसके बीच में जो न्यूक्लियस है इसके अराउंड ये जो इलेक्ट्रॉन है इस तरीके से क्या करता रहेगा, मूवमेंट करता रहेगा। ये कौन सा होगा भाई, ये कौन सा मूवमेंट होगा, ये होगा ऑर्बिटल मूवमेंट, यानी कि न्यूक्लियस के अराउंड ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस तरीके से मूव करता रह रहा है, ये है ऑर्बिटल मूवमेंट, यानी ऑर्बिट पे मूव कर रहा है। अब साथ ही साथ में ये कौन सा मूवमेंट करता है, स्पिन मूवमेंट, यानी कि इसके साथ घूमने के साथ साथ ये अपनी ही जो एक्सिस है उस पर भी घूमता जा रहा है, ये हो गया स्पिन मूवमेंट, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। समझ आ गई ये चीज़, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड दो तरीके के मूवमेंट करता है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। स्पिन एंगुलर मोमेंटम में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट पे घूमने के साथ साथ स्पिन पे भी घूमता रहता है। इन दो मोमेंटम की वजह से जो है हमेशा जो एक मेटल होता है उसके अंदर डिपेंड करता है कि उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा, ठीक है। अब चलिए अब बात करते हैं, जब भी कोई भी मेटल है उसके अंदर जितने भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, अब देखिए यूँ मान लीजिए ये है इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर, ठीक है, ये दोनों पेयर्ड हैं और ये इलेक्ट्रॉन है सिंगल, ठीक है। होता क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें जैसे मैग्नेटिक मूवमेंट बनेगा, ठीक है, सॉरी इसमें जैसे मैग्नेटिज्म बनेगा, इसमें जैसे चुंबकत्व आना शुरू होगा तो होगा क्या, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा ये भी अपना मैग्नेटिज्म बनाना शुरू करेगा, ये इस डायरेक्शन में बनाएगा, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये अपना मैग्नेटिज्म जो है वो इस डायरेक्शन में बनाना शुरू करेगा, यानी इसमें बनाना शुरू करेगा। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में बनाने के कारण एक दूसरे के मैग्नेटिज्म को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे और इनका मैग्नेटिक मूवमेंट हो जाएगा ज़ीरो, ठीक है। अब बचता किसका है, सिर्फ और सिर्फ इस इलेक्ट्रॉन का। इस इलेक्ट्रॉन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से क्या है, इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो ज़ीरो नहीं होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। कैंसिल आउट करने के लिए इसके पास में कोई भी दूसरा कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी मेटल का मैग्नेटिक मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ जितने भी उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसी से निकाला जाता है। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन से कभी भी मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं निकाला जा सकता। क्यों नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि इसमें जो होता है सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, दोनों एक दूसरे के मैग्नेटिक मूवमेंट को कैंसिल आउट करके ज़ीरो कर देते हैं, इसके अंदर ज़ीरो नहीं हो पाता है, ठीक है भाई। अब देखिए हमें पता है कि जिस भी मेटल के अंदर जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कंडीशन क्या कहलाएगी भाई, वो कहलाएगी डायमैग्नेटिज्म, यानी कि ऐसे डायमैग्नेटिज्म, ऐसे जितने भी मेटल्स होंगे जिनमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हों वो मेटल कहलाएगा डायमैग्नेटिक, ठीक है। और जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का अमाउंट ज़्यादा हो वो कंडीशन कहलाती है पैरामैग्नेटिज्म। और ऐसे जितने भी मेटल्स होंगे उन्हें कहा जाएगा पैरामैग्नेटिक मेटल्स। समझ आ गई ये चीज़, अच्छे से समझ आ गई। चलिए भाई अब बात करते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक मूवमेंट को कैलकुलेट करने के लिए। स्टार बना के इस फॉर्मूला को लिख लीजिए, म्यू इज इक्वल्स टू n+2। यहाँ पे म्यू जो है ये है मैग्नेटिक मूवमेंट। आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा कि मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करिए भाई, तो यहाँ पे आपको मैग्नेटिक मूवमेंट किस तरीके से कैलकुलेट करना है, इस फॉर्मूले से, जहाँ पे म्यू मैग्नेटिक मूवमेंट है, n जो है वो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कोई भी मेटल के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है उसे कहा जाता है क्या, n से रिप्रेजेंट
रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए भाई, अब हम जल्दी से आपको बता देते हैं कि किस तरीके से एन की म्यू की वैल्यू जो है यानी मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो कैलकुलेट किया जा सकता है। चलिए भाई आ जाइए, सबसे पहले हम बात करते हैं स्कैंडियम की। चलिए, आपको चार्ज दिया हुआ रहेगा, ठीक है, कैसे दिया हुआ रहेगा, आपको क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आपको इस तरीके से आएगा, क्वेश्चन कैलकुलेट द मैग्नेटिक मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ स्कैंडियम +3 आयन। ठीक है, अब आपको कैलकुलेट कैसे करना है, सबसे पहले आपको देखना है स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 21 होता है भाई। अब इसके 21 होने की वजह से इसके ऊपर चार्ज, पहले क्वेश्चन में चार्ज कितना दे रखा है, +3, ये हमने लिख दिया यहाँ पे +3। अब देखिए, अब करते हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या होती है, 4s2 3d1, ठीक है, 4s2 3d1 होती है। अब इसने +3 लिखा है, मतलब कि इसके अंदर क्या है, 3d0। हमेशा ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ d ऑर्बिटल के लेने हैं, s ऑर्बिटल के p ऑर्बिटल के पास में हमें नहीं जाना है, हमें सिर्फ और सिर्फ d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन लेने हैं। d ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसी को हम n की वैल्यू पे प्लेस करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, d0 हो गए इसके अंदर, क्यों, क्योंकि ये 1 निकल गया, ये 2 निकल गए, d0 हो गए हैं इसके अंदर। d0 होने की वजह से हम इसके अंदर, यानी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 0, तो म्यू इज इक्वल्स टू 0, 0 + 2, यानी म्यू इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 0। समझ आ गई ये चीज़, ईजी है बहुत ज़्यादा। अब बात करते हैं एक और उसकी एलिमेंट की, या फिर यूँ कहें कि एक और एग्जाम्पल की। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्रोमियम +2 की, क्रोमियम +2 की। चलिए भाई, क्रोमियम +2 जो है उसकी बात करते हैं। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, जल्दी से बताइए। बिल्कुल, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24। आ जाइए यहाँ पे 4s2 3d2, ठीक है, हो गया 24 हो जाएगा 4s2 3d2। चलिए अब बात करते हैं 4s2 3d4, सॉरी 4s2 3d4, ठीक है। अब बात करते हैं हम कि इसका चार्ज कितना है, इसका चार्ज है +2 चार्ज होने की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकल गए। ध्यान रखिएगा s में से पहले इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, बहुत ज़रूरी है ये चीज़। मैं जब स्कूल्स में पढ़ाती हूँ, बच्चों को जब पढ़ाती हूँ, तो उनकी सबसे पहली मिस्टेक यही रहती है, वो क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल देते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 4s0 हो गया इसके अंदर, यहाँ पे भी 4s0 हो गया, ठीक है, 4s0 हो गया इसके अंदर, क्यों, क्योंकि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, 3d में इसमें बचे हैं 4। अब देखिए, जब आप 3d4 बनाएंगे तो इसमें किस तरीके से बनते हैं, 1 2 3 और 1 4, ठीक है, ये हो गए। अब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन, चारों के चारों अनपेयर्ड हैं, कोई भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट किस तरीके से निकालेंगे, म्यू इक्वल्स टू √n+2 था, ठीक है, √n+2। तो n की जगह पे हमें क्या प्लेस करना है भाई, 4, क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4 + 2, ठीक है, ये आ गया यहाँ पे 4 और 2 6, 4 × 6 क्या हो गया, 24। अब बताइए 24 की जो रूट की वैल्यू है वो कितनी होती है भाई, 24 की जो रूट की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 4.80 समथिंग, 4.80। समझ आ गई ये चीज़, ये है बहुत बेसिक सी चीज़। अब आपको इसकी मैं एक ट्रिक बताती हूँ कि ये जो आपने कैलकुलेशन की है ये सही है या गलत है। ये आप कैसे पता लगा सकते हैं कि ये आपकी कैलकुलेशन जो है वो सही है या गलत है। चलिए ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को। क्रोमियम में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे भाई, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और उसकी जब आपने रूट की वैल्यू निकाली वो भी कितनी आई है, 4.80, यानी 4 कुछ समथिंग। यानी कि कोई भी मेटल के अंदर जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसके बाद में रूट के बाद उसकी वैल्यू भी उतनी ही आएगी। इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे, इसकी वैल्यू कितनी आई, 4.80। समझ आई। अब देखिए एक और एग्जाम्पल मैं आपको करके बता देती हूँ Fe+2 का, ठीक है, वो मैं यहाँ पे बता देती हूँ, ठीक है, आप साथ साथ लिखते रहिएगा जिनको लिखना है भाई। यहाँ पे हम करते हैं Fe+2 की बात। Fe+2, Fe जो है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई, 26, ठीक है, तो हो गया 4s2
और 3d6। +2 चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। कौन से वाले निकलेंगे? 4s वाले। 4s 0 हो जाएगा और 3d6 बचा है हमारे पास में। अब बात करते हैं 3d6 के इलेक्ट्रॉन्स की। 1 2 3 और 4। अब देखिए 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। ठीक है, अब इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1 2 3 और 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं। अब इसकी म्यू की जो वैल्यू निकालेंगे वो हम क्या होगी? 4 + 2 और ये आ गया 24 और इसकी भी कितनी आ गई? 4.80। यानी कि इसके अंदर भी कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स थे भाई? इसके अंदर भी थे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 4, जिस वजह से इसकी वैल्यू कितनी आई? 4.80। यहाँ पे भी 4.80। अब आपके लिए कुछ होमवर्क के लिए मैं आपको क्वेश्चंस दे देती हूँ। ठीक है, आपको निकालना है होमवर्क जो है आपका, उसके लिए कोबाल्ट +2, निकल +2, इनके आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताएंगे इनका मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ रहा है। ठीक है, निकल +2, कॉपर +2, कॉपर +2। ठीक है, और एक और मैं आपको दे देती हूँ, हाँ एक और मैं आपको दे देती हूँ, टाइटेनियम +3 एंड वेनेडियम +2। ठीक है, ये पांचों के पांचों आपको मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताने हैं कि इनका मैग्नेटिक मोमेंट क्या आया है। क्या कैलकुलेट करना है आपको? इनका कैलकुलेट करना है म्यू, जो कि है मैग्नेटिक मोमेंट। वरना स्टूडेंट्स जो है वो मैसेज करेंगे कि मैम आपने क्या कैलकुलेट करने को दिया है इनका। ठीक है, ये है इसका मैग्नेटिक मोमेंट इस तरीके से। ठीक है भाई, ये है आपके लिए बेसिक चीज़। नेक्स्ट जो है, अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब हम बात करेंगे वो है इनके ऑक्साइड्स कंप्लीट होने के बाद में हम बात करेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा, जितना हो सके उसे उतना शेयर करिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये थी मेरी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।